दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विद में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के ऊपर कि मार्केट में आने वाले टाइम में किस तरीके का ट्रिगर्स काम कर सकता है और मार्केट अभी किस हिसाब से चल रहा है। तो एक्चुअली अभी आप देखेंगे कि मार्केट में एक सडन एक एक अप मूव आ रहा है, फिर अगले दिन एक बहुत बड़ा करेक्शन मिल रहा है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का कारण काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मार्च का महीना चल रहा है तो हो सकता है कि लोग टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से ये प्रॉफिट बुक मतलब लॉस बुक कर रहे हों। कुछ लोगों के पास अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा तो उसको भी बुक कर रहे होंगे कि ठीक है, उनको भी कुछ रियलाइज प्रॉफिट तो चाहिए ईयर एंड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर एंड के अंदर। तो ये तो हो गए अपने एक जो बेसिक सा एक रीजन होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो एफआईआई का फ्लो है ना, वो काफी टाइम से निगेटिव हो गया। मतलब वो इंडियन इक्विटी के अंदर माल बेच रहे थे और अभी भी माल बेच रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस फेड अपने रेट के अंदर कोई डिडक्शन नहीं करेगा, मतलब रेट कट नहीं करेगा। लेकिन और ऐसा नहीं करने का रीजन ये था कि जो यूएस है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन मैनेज नहीं हो पा रहा था, ना ही एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा था। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वहाँ पे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो फिर रेट कट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन अभी कल परसों में जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर से जो कमेंट्री निकल के आई, तो यूएस फेड के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, जनरल पॉवेल साहब, तो उन्होंने कहा कि जो 2 से 3% का है वो ठीक है, एक हायर साइड के अंदर इन्फ्लेशन तो जा रहा है, लेकिन ये मैनेजेबल है। और हम इस रेट के अंदर, अगर इस रेट से भी अगर इन्फ्लेशन रहा और 4% के आसपास, 4.1 का एक्सपेक्टेशन था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, 4% का एम्प्लॉयमेंट रेट आया, तो अगर ऐसा रहा तो हम इस कैलेंडर ईयर के अंदर 3 बार रेट कट करेंगे। तो जैसे ही ये न्यूज आई, मार्केट के अंदर एक स्पाइक आया। पूरा यूएस मार्केट काफी अच्छा किया, मतलब जो डो जोन्स है वो तकरीबन 400 पॉइंट बढ़ा, और नास्डा के 200 पॉइंट बढ़ा। और अगले दिन आपका जो निफ्टी है वो तकरीबन 200 पॉइंट ये भी बढ़ा था। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। तो देखिए, जब आपका जो रेट है ना, जो जो इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी बढ़ाने या घटाने में। अगर अगर मान लीजिए कि बैंक ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करे, तो क्या होगा? जब बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगी तो मार्केट तो बोरोवर बोरोइंग कम करेंगे, या बोरोइंग अगर जिन्होंने कर लिया हुआ है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा होगा तो उससे उनका जो आउटफ्लो है वो बढ़ेगा। और आउटफ्लो कहाँ से बढ़ेगा? वो जो अर्निंग करेंगे उसी से तो इंटरेस्ट भी करेंगे। तो ये एक मतलब ये एक फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रेट अगर बढ़े तो इस हिसाब से इम्पैक्ट करता है, और उसी हिसाब से अगर रेट इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा तो लोग बोरो करते हैं, कैपेक्स करते हैं। तो इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती है। और जब आपका मतलब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो दूसरी चीज ये भी होती है कि लोगों का जो पैसा है वो रिस्क फ्री एसेट क्लास से टर्न होके रिस्की एसेट क्लास में जाता है। तो आइए डिस्कस देखते हैं कुछ पीपीटी के थ्रू। पीपीटी में हमने कुछ बनाया हुआ है, पीपीटी में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हम्म। तो देखिए, एक्चुअली इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर यूके का हो, यूएस का हो या यूरोपियन यूनियन का हो, तो वो इम्पैक्ट करता है, स्पेशली रेट को लेके या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग को लेके। और यूएस के अंदर अगर फेड से रिलेटेड कोई अगर डिसीजन हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो फेड मीटिंग के अंदर जो कमेंट्री आई है तो उसके अंदर ये कहा गया है कि फेड 3 रेट कट करेगा, वो भी इसी कैलेंडर ईयर में। मतलब आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में 3 रेट कट होंगे। और ये रेट कट इन स्पाइट ऑफ हायर इन्फ्लेशन, दैट इज 2 से 3% एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% होने के बावजूद होगा। मार्केट में लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि रेट इंटरेस्ट रेट कम ना हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फेड की मीटिंग में फेड के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो भी हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। तो जैसे ही ये न्यूज आई, आप आपने देखा होगा कि जो डो जोन्स से तकरीबन 400 पॉइंट बढ़ गया और नास्डैक 200 पॉइंट बढ़ा। और इंडियन मार्केट भी काफी शार्प
रिकवर किया इस लोअर पॉइंट से। अब देखिए दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या होता है रेट कट का। जैसे ही वहां पे अगर रेट कट होगा तो आपका जो यूएसडी है ना, जो यूएस डॉलर है, वो कमजोर होता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि अभी एक यूएसडी अगर 80 रुपीज का है, तो अगर यूएसडी कमजोर होगा तो क्या होगा कि एक यूएसडी हो सकता है कि 75 का मिले, मतलब लेस देन 80 का हो जाएगा। मतलब कि इंडियन करेंसी थोड़ा सा मजबूत होती है। मतलब कि यूएसडी के अगेंस्ट में कोई जो भी दूसरी कंट्री का करेंसी है वो मजबूत होता है। अब ऐसा होने से क्या होगा कि जो हाई रिस्क एसेट क्लास का सेगमेंट है, वहां पे लिक्विडिटी का फ्लो आता है। जैसे इक्विटी के अंदर आएगा, क्रिप्टो के अंदर आएगा, गोल्ड के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑप्टिमाइज होता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होता है। और जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, आपका ईपीएस के अंदर एक ग्रोथ मिलेगा, और आपका जो वैल्यूएशन है वो ऑप्टिमाइज होगा। अब इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए कुछ जो जो डोमेस्टिक फैक्टर है वो ये है कि देखिए, ये तो हो गया कि जो 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 बाहर की कंट्री के अंदर जो पॉलिसी चल रहा है, उससे इंडिया को किस हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होना था। कुछ ना डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया का जीडीपी डाटा बाकी सारे कंट्री से काफी अच्छा आ रहा है, और आगे का एक्सपेक्टेशन भी काफी अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि जो डीआईआई का फ्लो है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का फ्लो हो गया, या ईपीएफओ का फ्लो हो गया, एचएनआई का फ्लो हो गया, तो इन लोगों का जो फ्लो है वो काफी काफी ज्यादा है। तो ये फ्लो इक्विटी मार्केट के आएंगे, तो जब इक्विटी मार्केट के अंदर इनका फ्लो आएगा, तो एफआईआई की सेलिंग को ये ऑब्जर्व करेंगे, तो या तो वैल्यूएशन वहीं का वहीं रहेगा, या तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, और जब बढ़ना होगा तो काफी एक अच्छा अपमूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डीआई है वो तो कंटिन्यू बाइंग करेंगे ही, क्योंकि इनके पास इतना सारा एफ आई फ्लो है। वो क्या करेंगे, इसका इसका परचेजिंग तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे जहाँ पे वैल्यूएशन में उनको कंफर्ट मिलेगा, जहाँ पे उनको अर्निंग की एक एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंप्रूव हो जाएगा, या बाकी की इकोनॉमी ठीक हो जाएंगी, तो जैसे ही एफआईआई का फ्लो होगा, तो फिर से एक लिक्विडिटी पंप होगा मार्केट के अंदर, और लिक्विडिटी आएगा तो प्राइस काफी शार्प शूट अप करेगा। अब कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे कि देखिए, अभी अभी आप एसेंचर का एक उनका गाइडेंस आया था कि वो अपने ग्रोथ के अंदर काफी कम ग्रोथ देख रहे हैं, 1 या 2% का उन्होंने गाइडेंस दिया है। तो आईटी के अंदर स्लो डाउन है। दूसरी जो एक प्रॉब्लम है फूड इन्फ्लेशन का, कि आप देखते होंगे कभी टमाटर का भाव बढ़ जाता है, कभी प्याज का भाव बढ़ जाता है, कभी आलू का भाव बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज की, ये तो आलू प्याज टमाटर हो गया, मतलब वेजिटेबल्स हो गए। कुछ ऑयल भी हैं, कुछ आप ग्रेन्स भी खाते हो। तो जो आपका कंज्यूमिंग आइटम है, जो कि डेली नीड जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल हो गया, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो इनके अंदर इन्फ्लेशन एक एक रीजन है, जिसके वजह से हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहे, क्योंकि हीट वेव्स की वजह से आपका जो क्रॉप्स है वो खराब होते हैं। क्रॉप्स खराब होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। कुछ अदर क्राइसिस हैं, जैसे कि जो आपका किसान आंदोलन है, या फिर कहीं पे बारिश आ गई, फसल खराब हो गया, तो ये सारे रीजन है। तीसरा नेगेटिव सिग्नल है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एचयूएल हो गया, आप इनका अगर गाइडेंस देखेंगे, या इनका ग्रोथ देखेंगे, तो ना के बराबर है तकरीबन। तो रूरल इकोनॉमी के अंदर कोई कंजम्पशन बहुत अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं, जैसे सपोज कीजिए जो इंफ्रा स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने जो इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग करने का एक प्लान बना रखा है, और इवन कर भी रही है, हर जगह देख रहे होंगे, चाहे वो रेलवे के अंदर हो, चाहे वो डिफेंस के अंदर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर के अंदर हो, रोड के अंदर हो, ग्रीन एनर्जी के अंदर हो। तो गवर्नमेंट एक पूरा सिंक्रोनाइज प्लान और एक कनेक्टेड प्लान के साथ काम कर रही है। और ये गवर्नमेंट ऐसा है कि कोई भी स्कीम लेके आ रही है तो उसके ऊपर काम कर रही है, और वो चीजें आपको दिखता हुआ मिलेगा कि हाँ, इन स्कीम से कॉर्पोरेट को बेनिफिट हो रहा है, इन स्कीम से एक कॉमन पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है, और इकोनॉमिक किस हिसाब से उस स्कीम के वजह से एक सपोर्ट लेके आगे बढ़ रही है। तो पॉजिटिव सिग्नल तो हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया। तो इंफ्रा स्पेंडिंग की बात हो गई, जो अर्बन कंजम्पशन है उसके अंदर अपटिक आ रहा है।
जो टूरिज्म और होटल है, अभी देखिएगा कि जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट है, वो काफी प्रोएक्टिवली ये सोच रही है कि हम अपने इंडिया के अंदर किस हिसाब से टूरिज्म सर्विस को बढ़ाएं। टूरिज्म सर्विस अगर बढ़ता है तो काफी हद तक हमारा जो जीडीपी है वो एक उसको एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट करते हो सर्विस। मतलब आप तो जाओगे ही, लेकिन अगर जो फॉरेनर आके घूमेंगे वो अपना अपना करेंसी यहाँ पे आके एक्सपेंड करेंगे, तो उससे आपका जीडीपी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके वैल्यूएशन को बढ़ाएगा, इक्विटी वैल्यूएशन को बढ़ाएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को। तो ये देखिए, ये वीकली मार्केट है। अगर आप देखेंगे कि 20,258 के बाद से जब मार्केट ने वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया था, तो उसके बाद से ये चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन मान के चलिए 22,800 के आसपास। अगर 22,800 ब्रेक करता है तो हो सकता है 21,200 और फिर से 20,200 के आसपास मार्केट आए। लेकिन जब तक ये मार्केट इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर आगे जाएगा, और मार्केट तभी ज्यादा स्ट्रांग होगा जब वो 22,400 को वीकली बेसिस पे क्लोज करेगा। अब इसका जो आरएसआई देखेंगे, ये आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ को बताता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कूल ऑफ हुआ था, लेकिन 40 से एबव था। सपोज कि ये मान के चलिए 50 के आसपास था। फिर वहां से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर से ये नीचे आ रहा है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या आरएसआई यहाँ से फिर एक डीप देगा ऐसे, या फिर यहाँ से फिर एक अप मूव देगा। अगर अप मूव देगा तो ही हम ऊपर के चैनल में यहाँ पे टच करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि हम या तो टाइम करेक्शन करें या प्राइस करेक्शन करें। अगर टाइम करेक्शन करते हैं तो भी हमारा आरएसआई कूल ऑफ हो जाएगा, अगर प्राइस करेक्शन करेंगे तो भी आरएसआई कूल ऑफ होगा, और फिर हो सकता है कि सपोर्ट पे आके फिर से मार्केट हमारा यहाँ से बाउंस बैक करे। तो ये वैसे स्ट्रक्चर खराब नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक है। इस वीक में ये एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। तो अब इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब 21,800 के आसपास का ये कैंडल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 21,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 21,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इट मीन्स की पॉजिटिव है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आरएसआई अब यहाँ से ऊपर की तरफ आया है। अब ये है कि अब आरएसआई का डाइवर्जेंस अभी तक तो निगेटिव है, लेकिन अब ये इसका जो मूविंग एवरेज है ये इसको ब्रेक क्रॉस कर रहा है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट 22,400 के आसपास जाए। लेकिन ये इसका मतलब मीडियम पॉइंट है। तो 22,400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है अगर मार्केट को 22,400 मतलब 22,500 या 23,000 के आसपास जाना है। तो इस मीडियम रेंज के ऊपर ब्रेक करना जरूरी है, जो कि 22,400 का लेवल है। तो डेली स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और हो सकता है कि जो आपका वर्स्ट है ये ओवर हो गया हो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो करेक्शन था वो बहुत हद तक देखने को इसलिए मिल रहा था कि मार्च का क्लोजिंग, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लस फेड रेट के अंदर जो मतलब एक माने ऐसा था कि हो सकता है कि फेड इंटरेस्ट रेट कम ना करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फेड ने गाइडेंस दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट भी कम करेगी। तो, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को, इस चैनल को, फाइनेंस लर्निंग विद जय को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।